तो आज हम छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करेंगी, लेकिन एक अलग तरीके से। हमारे पास कोई यात्रा वृतांत या इतिहास की मोटी किताब नहीं है। अच्छा। बल्कि हमारे पास है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए कुछ सवाल। अच्छा। अब देखते हैं कि इन छोटे छोटे बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर क्या कोई बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनती है। ये नजरिया तो वाकई बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, क्योंकि अक्सर परीक्षा के सवाल किसी भी विषय के सबसे जरूरी हिस्सों को निचोड़कर हमारे सामने रखते हैं। तो ये एक तरह की पहेली सुलझाने जैसा होगा। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये तथ्य कैसे आपस में जुड़कर छत्तीसगढ़ की कहानी कहते हैं, इसके हजारों साल पुराने इतिहास से लेकर इसकी जमीन की बनावट और यहाँ बसने वाले समुदायों की विरासत तक। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। एक स्रोत में महानदी का एक बहुत ही काव्यात्मक प्राचीन नाम दिया गया है चित्रोत्पला, और राज्य का क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। लेकिन चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, मौर्य काल तक। हाँ, मौर्य काल तक। हाँ, और यहीं से हमें पता चलता है कि ये इलाका कभी अलग थलग नहीं रहा। रामगढ़ की पहाड़ियों में जो शिलालेख मिले हैं वे करीब 2300 साल पुराने हैं। अच्छा। उनमें एक नर्तकी सुतनु का और एक मूर्तिकार देवदत्त का जिक्र है। जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाएं वो इसी दौर की हैं। एक मिनट, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब आज से 2000 साल से भी पहले उस घने जंगलों वाले इलाके में कला इतनी विकसित थी। हाँ। कि कलाकारों के नाम पत्थरों पे लिखे जा रहे थे। ये किसी पिछड़े इलाके की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जहां कला और कलाकारों का सम्मान था। और ये कहानी सिर्फ स्थानीय नहीं है, ये बड़े साम्राज्यों से भी जुड़ती है। जैसे कि गुप्त वंश को देखिए। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुई। ओके। और बस इससे ये पूरा क्षेत्र गुप्तों के प्रभाव में आ गया। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति आखिर है क्या? क्या ये किसी राजा का आदेश था या कुछ और? इसे आप उस जमाने का एक क्या कहते हैं, आधिकारिक विक्ट्री लैप या विजय स्मारक समझ सकते हैं, जो पत्थर पर लिखा गया हो। अच्छा। प्रशस्ति का मतलब यह है प्रशंसा। इसमें समुद्रगुप्त की जीतों का पूरा ब्यौरा है और उसमें साफ साफ दक्षिण कोसल का जिक्र है, जो आज का छत्तीसगढ़ है। उसने यहाँ के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। ये इस इलाके को सीधे सीधे भारत के मुख्य ऐतिहासिक प्रवाह से जोड़ता है। ये तो ये बड़े साम्राज्यों की बात, लेकिन यहाँ के स्थानीय राजवंशों की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। स्रोत में नल और पांडु वंश का जिक्र है। हाँ। नल वंश के बारे में कुछ बहुत ही ठोस सबूत मिले हैं, सही कह रही हूँ? हाँ, और ये कहानी किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। सोचिए, बालोद जिले के इडेंगा गांव में एक जगह से नल वंश के राजा वराराज के 29 सोने के सिक्के मिले। 29 एक साथ? एक साथ। ये उस दौर में उनकी आर्थिक ताकत और समृद्धि को दिखाता है। ये सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं थे, ये उनके शासन की मोहर थे। 29 सोने के सिक्के, ये तो वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। इससे उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अंदाजा लगता है? यही कि एक स्थापित और समृद्ध राज्य था, जहां व्यापार होता था और सोने की मुद्रा चलन में थी। और इसी वंश में एक और राजा हुए, स्कंदवर्मा। कहते हैं कि उनकी राजधानी पुष्करी तबाह हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसे फिर से बसाया। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये मुश्किल हालात में दोबारा खड़े होने की कहानी है। जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे ये किसी आपदा के बाद एक आधुनिक शहर के पुनर्निर्माण जैसा लगता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि लचीलेपन की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं और दृढ़ संकल्प की कहानियों का भी है। सही बात है। और इसी कड़ी में अगला नाम आता है पांडुवंश का, जिन्हें सोमवंशी भी कहा जाता था। ओके। उनके एक राजा हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये बहुत बड़ा शब्द है। आमतौर पर जब हम स्वर्ण युग की बात करते हैं तो सोने चांदी या बड़ी बड़ी इमारतों की बात सोचते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही था या इसका कोई और मतलब है? इमारतें और समृद्धि तो थी ही, लेकिन यहाँ स्वर्ण युग का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का सामाजिक और बौद्धिक खुलापन था। अच्छा। बालार्जुन खुद शैव धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म समेत दूसरे सभी धर्मों को पूरा सम्मान और संरक्षण दिया।
उनके समय में सिरपुर एक बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया था। तो ये सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि विचारों की आज़ादी और सहिष्णुता का दौर था। और शायद इसी वजह से बाहर के लोग भी यहाँ आने के लिए आकर्षित हुए होंगे। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चीनी यात्री ह्वेनसोंग का आगमन। सोचिए 7वीं शताब्दी में एक विश्व प्रसिद्ध यात्री हजारों मील का सफर तय करके सिरपुर आता है और कई साल यहाँ रहता है। जब ह्वेनसोंग जैसा विद्वान आपके क्षेत्र में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जगह दुनिया के नक्शे पर विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। ये उस दौर में एक ग्लोबल 5 स्टार रेटिंग मिलने जैसा था। और कोई भी महान संस्कृति हवा में तो बनती नहीं, वो अपनी जमीन से जुड़ी होती है। सही है। छत्तीसगढ़ की कहानी भी इसके जमीन से ही शुरू होती है। स्रोत में इसे धान का कटोरा कहा गया है। मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ धान बहुत होता है। धान तो बहुत होता ही है, यहाँ धान की हजारों किस्में हैं, लेकिन इसका एक भौगोलिक कारण भी है जो बहुत दिलचस्प है। वो क्या? छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है, जिसे महानदी बेसिन कहते हैं, उसकी बनावट सचमुच एक कटोरे जैसी है। बीच में समतल और चारों तरफ से जमीन धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है। अच्छा, ये भौगोलिक संरचना धान की खेती के लिए मतलब आदर्श है। वाह। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जमीन की हकीकत है। अच्छा, अब कटोरे के नीचे क्या है, इस पर आते हैं। स्रोत में गोंडवाना और कड़प्पा शैल समूहों का जिक्र है। ये नाम सुनने में किसी काल्पनिक राज्य जैसे लगते हैं। इनका मतलब क्या है? यह हमारी धरती के इतिहास के 2 अलग अलग अध्याय हैं। सोचिए कि जमीन की परतें इतिहास की किताब के पन्ने हैं। गोंडवाना चट्टानें उस जमाने की हैं जब भारत एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा था और यहाँ लाखों सालों तक घने जंगल थे। जब वे जंगल जमीन में दबे तो वे कोयला बन गए। तो जहां जहां गोंडवाना चट्टानें, वहां वहां कोयला। हसदेव और मांड नदी की घाटियां इसी से भरी पड़ी हैं। और कड़प्पा? कड़प्पा एक अलग और भी पुराने युग की कहानी है। उन चट्टानों की बनावट और रासायनिक संरचना ऐसी है कि उनमें चूना पत्थर बहुतायत में मिलता है। अच्छा। और जहां अच्छा चूना पत्थर होगा वहां सीमेंट उद्योग लगेगा। तो आप देखिए, करोड़ों साल पहले का भूविज्ञान आज छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की नींव तय कर रहा है। जमीन का भूविज्ञान सीधे तौर पर वहां लगने वाली इंडस्ट्री तय करता है। तो जमीन का अतीत ही उस जगह का भविष्य लिख रहा है। कमाल है। और जलवायु के बारे में स्रोत में एक दिलचस्प तथ्य है कि जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ। और यहाँ के जंगलों में साल के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। हाँ, लगभग 40% जंगल साल के ही हैं। और इन जंगलों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित वन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मकसद सिर्फ लकड़ी काटना नहीं, बल्कि जलवायु को संतुलित रखना, मिट्टी के कटाव को रोकना और बाढ़ को नियंत्रित करना है। तो ये जंगल इस पूरे कटोरे के पर्यावरण के रक्षक हैं। तो हमने एक समृद्ध इतिहास देखा, संसाधनों से भरी जमीन देखी, लेकिन किसी भी जगह की असली आत्मा तो उसके लोगों में बसती है। बिल्कुल। चलिए अब सबसे जीवंत हिस्से पर आते हैं, यहाँ की जनजातियां। स्रोत कहता है कि यहाँ संविधान में सूचीबद्ध 42 जनजातियां रहती हैं। और ये संख्या अपने आप में यहाँ की विविधता को दिखाती है। ये 42 जनजातियां कोई एक जैसा समूह नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे बिरवोर और पहाड़ी कोरवा आज भी काफी हद तक शिकार और जंगल से मिलने वाली चीजों पर निर्भर हैं। वहीं कमार और कंडरा जनजाति के लोग बांस के बेहतरीन कारीगर हैं। वे टोकनी और सुपा बनाते हैं। अच्छा, और अगरिया जनजाति का तो कौशल अद्भुत है। वे परंपरागत तरीके से लोहा गलाकर खेती के औजार बनाते हैं। पारंपरिक तरीके से लोहा गलाने की बात हैरान करती है। क्या उनकी ये तकनीक आज भी प्रासंगिक है, खासकर जब बाजार में बड़े पैमाने पर बने सस्ते उपकरण उपलब्ध हैं? क्या उनका ये पारंपरिक कौशल खतरे में है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, उनका कौशल आधुनिक बाजार के दबाव में संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनकी तकनीक टिकाऊ और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होती है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक विरासत है। और यही संघर्ष हमें एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है, जिसका जिक्र स्रोत में है, विशेष पिछड़ी जनजातियां या पीवीटीजी। सरकारी वर्गीकरण जैसा लगता है, लेकिन इसका मानवीय स्तर पर क्या मतलब है? ये सिर्फ एक सरकारी लेबल नहीं है। ये इस बात की पहचान है कि कुछ समुदाय विकास की आधुनिक दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। ये उन समुदायों की कहानी है जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, जिनकी साक्षरता दर बहुत कम है और जो आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर ही निर्भर हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने की कोशिश है। तो चलिए इनमें से किसी एक समुदाय की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति के बारे में स्रोत में कुछ बातें हैं, क्या खास है इनके बारे में?
अबुझमाड़िया मुख्य रूप से नारायणपुर के अबुझमाड़ के घने जंगलों में रहते हैं। एक ऐसा इलाका जो आज भी काफी हद तक बाकी दुनिया से कटा हुआ है। वे पैदा नाम की एक खास तरह की स्थानांतरित कृषि करते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति से जुड़ी एक बात जो लोगों को बहुत हैरान करती है वो है उनकी घर। उनके पारंपरिक घरों में आमतौर पर खिड़कियां नहीं होती। क्या खिड़कियों के बिना घर? मैं तो बिना खिड़की वाले कमरे में 1 घंटा भी नहीं रह सकती। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, क्या ये वहाँ के मौसम की वजह से है या इसके पीछे कोई गहरा सांस्कृतिक या सामाजिक कारण है? ये कई चीजों का मिश्रण हो सकता है। कुछ मानते हैं कि ये बाहरी बुरी आत्माओं और नजरों से बचाने के लिए है। कुछ का कहना है कि ये समुदाय के भीतर एकता बनाए रखने का एक तरीका है, जहां निजी और सामुदायिक जीवन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अच्छा। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि उनके दुनिया को देखने के नजरिए का प्रतीक है। उनकी भाषा में भी उनकी संस्कृति झलकती है, जैसे वे सोने के लिए अल्पांच और बैठने के लिए पोवई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे उनकी भाषा, उनका घर, उनका रहन सहन, सब कुछ उनकी दुनिया की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण बिरहोर जनजाति का लीजिए। उनकी मुंडारी भाषा में बिर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी। जंगल का आदमी। हाँ, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ ही है जंगल का आदमी। उनका नाम ही उनकी पहचान और जीवन शैली को पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। तो आज हमने प्रतियोगी परीक्षा के इन सूखे लगने वाले सवालों के जरिए छत्तीसगढ़ की कई परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे हजारों साल पुराने शिलालेखों से लेकर एक राजवंश के स्वर्ण युग तक की कहानी है। कैसे जमीन की बनावट ने उसे धान का कटोरा बनाया और उसी जमीन के नीचे छिपे खजाने ने उसकी अर्थव्यवस्था को आकार दिया। और फिर हम अबुझमाड़िया के बिना खिड़की वाले घरों से लेकर बिरहोर के जंगल का आदमी होने के मतलब तक पहुंचे। और ये सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। भूगोल ने संसाधनों और इतिहास को आकार दिया, इतिहास ने संस्कृति की नींव रखी और लोगों ने उस धरती पर अपनी एक अनूठी और जीवंत पहचान बनाई है। ये जानकारी हमें दिखाती है कि किसी भी जगह को पूरी तरह समझने के लिए उसके हर पहलू पर गौर करना कितना जरूरी है, उसकी चट्टानों से लेकर उसकी कहावतों तक। और अंत में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब हम किसी राज्य या संस्कृति को परीक्षा के लिए तथ्यों और आंकड़ों में बदल देते हैं, तो हम जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा खो देते हैं? क्या ये ज्ञान हमें उस जगह की सच्ची समझ के करीब लाता है या फिर हमें उससे और दूर कर देता है? नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की श्रृंखला में हर बार की तरह आपके लिए एक फिर से नई जॉब लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको पोस्ट एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट डेट एवं सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से देखने के लिए मिलेगी। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं जॉब की जानकारी की तरफ।